एडमिन से बात की, वो बहुत हम्बल थे, तो वो सब चीजें मेरी बहुत फेवर में थी। देन आई डिसाइडेड कि ओके दैट इज वेरी मच फेवरेबल फॉर मी और फिजिबल है। टाइम जाया करने से बेहतर है कि आप अपना कोर्स वर्क या अपने रिसर्च को और जो है वो रिच बनाएं और जो है वो आगे जो है वो सर्व करें। तो दैट वाज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग पीएचडी। जी, नहीं बहुत ही अच्छी सना आपने एक्सप्लेन किया कि आप ने फील किया कि अगर आपके पास एक हायर स्टडीज़ या आपके पास एक पीएचडी की डॉक्टरेट की आपके पास डिग्री होगी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो है वो खुल सकती हैं। तो बड़ा अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अली रज़ा, आप बताएंगे आपकी भी जो स्टडीज़ रही हैं वो पाकिस्तान में रही हैं और उसके बाद आपने बताया कि इस वक्त आप जो है वो तुर्की में पीएचडी कर रहे हैं और साथ में आपने भी मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स जो हैं वो करते रहे। तो आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर था कि आपने वहां से स्विच किया और यहाँ तुर्की में आके आपने अप्लाई किया और अपनी एजुकेशन को जो है वो जारी रखा हुआ है इस वक्त। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am thankful to you. You have given the opportunity to come here and to guide these students. And मैं ये बताना चाहता हूँ कि what are those factors which I have been applied and कौन से वो factors थे जिनकी वजह से मुझे जो है वो बाहर एडमिशन लेनी पड़ी एंड मुझे जो है वो एंड मैंने टर्की क्यों सिलेक्ट किया। सो एक्चुअली मैंने जो डिग्रीज की थी वो सिंध यूनिवर्सिटी से की थी, बीबीए कर दी और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो कोई मतलब कि पढ़ने का आगे ज़्यादा एजुकेशन हासिल करने का कोई मतलब कि नहीं था, कोई प्लान नहीं था। आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट कि मैं जॉब करूँगा एंड उसके बाद जो है वो देन अपनी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करूँगा क्योंकि बिकॉज मेरे फादर की डेथ हो चुकी है 1999 से। तो देन जो मैंने वहाँ पे ट्यूशन फीस के लिए ट्यूशन्स पढ़ाई थी वो वहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी की फीस पेड करने के लिए। एंड उसके अलावा मेरी वहाँ पे सेकंड पोजीशन आई थी बैचलर्स में। एंड देन वहीं से एक चांस मिला कि उन लोगों ने ये कहा था कि आप अपनी स्टडीज़ को फर्दर मतलब कि यहाँ से कैरी ऑन कर सकते हैं इन द मास्टर्स। So I was just starting in 2015. I was just taking the admission in the masters for the MBA program in the same university. तो मैंने ये कहा कि चलो ये हो जाएगा, यहाँ से मास्टर्स हो जाएगी एंड देन आई विल बी कैपेबल फॉर द जॉब बिकॉज क्योंकि वहाँ पे ये है कि हर इदारा बीबीए एमबीए तो करवा रहा है। लाइक इवन हैदराबाद में ही काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, जैबिस्ट हो गया या इंसा हो गया, हाईएस्ट हो गया। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस व्हिच आर परसुइंग द सेम एजुकेशन। तो मतलब ये थी कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। एंड देन उसके अलावा मैंने ये सोचा कि भाई वी हैव टू गो फॉर दी मास्टर्स। तो मेरे कुछ क्लासमेट्स थे और हमने फिर डायरेक्ट को एप्लीकेशन लिखी एंड देन दे हैव उन्होंने फिर एक मतलब कि फॉर्म फिल करवाया। इट्स जस्ट लाइक एज के आप लोग अगर पास कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिजल्ट नहीं आई हुई थी। देन मैंने कहा कि मास्टर्स को भी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। देन आई विल बी डिसाइडेड टू गो फॉर दी फर्दर स्टडीज इन अब्रॉड। तो पहले तो ये था कि मैंने वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। मैं लाइक उनके दो कैंपसेस थे, एक में सरफरोश में कैंपस था एंड मतलब दादू कैंपस है, मीरपुर खास कैंपस है। तो देयर आर लॉट ऑफ कैंपसेस, सो दैट्स व्हाई आई वाज डिसाइडेड कि मुझे ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, मुझे यहीं पे मतलब कि अपना कैरियर स्टार्ट करना है क्योंकि मेरी फैमिली ये चाहती थी कि मैं बैंकिंग साइड जॉब करूं। मतलब कि उन्होंने कहा था कि आप बीबीए कर रहे हैं तो आप बैंक में जाएं जस्ट लाइक दिस। तो जब मैंने फिर ये रियलाइज किया कि एक्चुअली जो इंटरेस्ट है, पहले तो कोई इंटरेस्ट या कुछ ऐसे मतलब के बातें चलती रहती थी, लेकिन देन आई हैव टू डिसाइडेड कि मैंने जैसे टीचर्स को देखा हाउ टू यू नो व्हाट दे आर डिलीवरिंग द लेक्चर एंड उनके स्टाइल, तो मुझे इंस्पायरेशन हुई कि आई वांट टू गो इनटू द टीचिंग फील्ड एंड आई वांट टू बी द एकेडमिशियन। सो दैट्स व्हाई मैंने वो फिर तब तो शायद मेरे ख्याल में विजिटिंग फैकल्टी थी, तो विजिटिंग फैकल्टी तौर पे उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था। देन आई हैव टू अरेंजिंग सम टाइप ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक एंटरप्रेन्योरियल एग्जीबिशंस करवाए थे मैंने फर्स्ट ही सेमेस्टर में वहीं पे। एंड देन उन्होंने जो है ना वो फिर मुझे 4 सब्जेक्ट्स दे दिए एंड क्योंकि नॉर्मली दे आर गिविंग द 4 सब्जेक्ट्स एंड दिस इज द कोटा एंड बाय द एचईसी पॉलिसी। सो
उसके अलावा फिर मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया था दादू कैंपस में टीचिंग असिस्टेंट का, तो देन दे हैव आल्सो अपॉइंटिंग मी एज अ टीचिंग असिस्टेंट। और उसके बाद वहाँ पे मैंने ये सोचा कि एक तो दादू का कैंपस जो था वो नौशहरा से दूर पड़ रहा था, तो और इतनी ज़्यादा अर्निंग भी नहीं थी। अर्निंग तो चलो ठीक है एक पॉइंट पे रख लेते हैं, लेकिन वहाँ पे समझो कि कैरियर वही सेम सब्जेक्ट्स लाइक द सेम रूटीन एक चल रही थी, तो यू नो व्हाट, कोई क्रिएटिव आइडियाज मुझे नहीं मिल रहे थे। आई एम फोकसिंग एंड आई एम बिलीविंग ऑन द क्रिएटिविटी एंड टू न्यू आइडियाज एंड टू सो दैट्स व्हाई मैंने मेरा एक फ्रेंड था, मेरा बल्कि पड़ोसी ही था, वो यहाँ पे टर्की में ऑलरेडी एमबीए कर रहा था। ही वाज जस्ट आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू फॉर हिम कि उसने मुझे गाइड किया, कि उसने मुझे जो है ना वो मोटिवेट किया कि यू यू मस्ट इंटर इन टर्की बिकॉज इट्स वेरी चीप। क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं था, क्योंकि मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो इस वजह से जो है वो फिर भी कुछ करना तो था। लेकिन तो देन मैंने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मेरी कुछ सेविंग थी जो कि मैंने अर्न किया था, मैंने अपनी सैलरीज जो सेव की थी लाइक अपनी यूनिवर्सिटी से, जो क्योंकि मैंने जो है वो टीचिंग असिस्टेंट की जॉब भी करा था, तो साथ साथ में विजिटिंग फैकल्टी की जॉब भी कर रहा था। तो इसके लिए मैंने कुछ सेविंग्स की, और सेविंग मेरे पास हो गई, मेरे पास पाकिस्तानी आप ऐसा समझे कि 3 लाख रुपए मेरे पास सेव हो गए। तो देन मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से ऑफर लेटर मिला मुझे, एंड उसके बाद उसमें ये था कि आप $1000 जमा करवा दें, तब आई थिंक इन इस पे आते 2018 हैं द वैल्यू। जी जी। अली रजा, इस पे आते हैं प्रोसेस पे। वो सब साथियों से ऑलराइट ऑलराइट। पूछेंगे कि आगे फर्दर प्रोसेस जो है ना वो क्या था। तो इस पे जो अच्छा। है वो फर्दर आपसे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने यूथ को गाइड करें कि एडमिशन लेने का प्रोसेस और उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो उसी का एक इशू होता है कि हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो नहीं कर पाते उसको। तो शायद आप थोड़ा गाइड करेंगे कि इस वक्त आप जो डिग्री कर रहे हैं या जो आपकी मास्टर हो रही है, तो उसके प्रोसेस में जब आपने स्टार्ट किया इसको अप्लाई करना, तो किन किन मराहिल से आपने गुजर के आपकी एडमिशन जो है वो कंप्लीट हुई, थोड़ा सा जल्दी से हमारे साथियों को आप शेयर कर दें और माइक को अनम्यूट कर दें, अपनी माइक को। जी हुसैन भाई, ये इसमें मुझे सेल्फ फाइनेंस का भी बताना है या सिर्फ एडमिशन प्रोसेस का बताना है? बताना है जी जी, सेल्फ फाइनेंस का भी ठीक है। बता दें। जी, सबसे पहले जो प्रोसेस था कि एडमिशन का, और मैं समझता हूँ कि आई एम ऑनर्ड टू लिसन रजा और सना के उन्होंने वो भी अपनी सेल्फ फाइनेंस पे करके आते हैं। तो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है वो होता है डेयर टू डिसाइड। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। हम कहाँ भी हों, किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हों, रजा इज इंस्पिरेशनल एंड माई स्टोरी आल्सो नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम बिकॉज आई एम द सोल अर्नर ऑफ माई फैमिली। तो सबसे पहले होता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे ये करना है, एंड देन यू डू इट। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जब आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो चीज तंग करती है शुरू शुरू में, वो उनकी फीसेस या लिविंग एक्सपेंडिचर्स, या क्योंकि हर कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन काफी मफरूजे भी हैं। अभी आपने रजा की स्टोरी थोड़ी बहुत सुनी कि 3 लाख रुपए थे, और आई थिंक 3 लाख रुपए तो अरेंज हो जाते हैं लोअर मिडिल क्लास से भी आजकल के दौर में ना। और मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मैंने 2016 से जो है ना 15 से परसू करना स्टार्ट किया कि यार मुझे ना फॉरेन डिग्री लेनी है। देन आई हैव अप्लाइड इन मेनी मेनी यूनिवर्सिटीज लाइक ऑलमोस्ट 7 यूनिवर्सिटीज। तो जो मेरा एडमिशन का प्रोसेस था, मैं हमेशा चाहता था मेरी यूएस में भी एडमिशन हुई ब्रांडीज यूनिवर्सिटी में। दे गेव मी 60% स्कॉलरशिप, बट इवन 40% वाज वेरी मच देन यूरोप। तो यहाँ लाइक देवर पाकिस्तानी कोई 1 करोड़ से ज्यादा लग रहा था, और अभी तो डॉलर बढ़ गया है, वो 1.5 करोड़ हो गया होगा। लेकिन यहाँ जो फाइनेंशियल चीज में बताना चाहूंगा कि इन 2018 हमें यहाँ जमा कराने थे पैसे 8400 यूरोस। तो वो उस टाइम एक्सचेंज रेट कम था, तो तकरीबन 12.5 लाख रुपए आपको अपने अकाउंट में जमा कराने होते हैं, और वही पैसे आपको हर माह वो देते हैं। तो वो पैसे आप पे डिपेंड करता है कि हाउ यू स्पेंड देम। और अदरवाइज अगर आप कहीं से लोन भी लेते हैं अपने कंट्री से, दोस्तों से, अहबाबों से, तो
they gave you, like Raza is earning in Turkey, but here I can tell you about Europe. They gave you so many opportunities to earn the money here, and आप same amount of money जो है ना earn कर सकते हैं. Of course मैंने भी इधर यहाँ आपको वो jobs नहीं मिलती lucrative, लेकिन आपको manual jobs या कोई hard work करना होता है, जो मैंने भी थोड़ा बहुत किया है यहाँ. और ये तो पहला प्रोसेस होता है कि आप यू हैव टू सेटल डाउन योर फाइनेंसेस, जो हमारी रुकावट होता है. लेकिन आई वुड रियली से अगेन कि ये एक फियर भी होता है, चैलेंज तो है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन फियर भी होता है, एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस फियर. और उसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आप, जैसे सना है, रजा है, मैं हूं, या बहुत सारे लोग हैं, जहां भी आप जाओगे उनसे आप मेंटोरशिप करें, आप उनसे पूछें, तो आपको क्लियरिटी होगी. बाज़ोकात हम अपने मफरूजे बनाते हैं अपने जहन में, और ये हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है कि यार इधर नहीं होगा, उधर नहीं होगा. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. और मैं कहूंगा कि प्री एडमिशन जो होता है ना, उसमें नौजवानों के जो मुझे चैलेंजेस आए थे, और मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं, आई नेवर थॉट व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी 2006, और उससे लेके फिर मैं 2015 तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बाहर जाके जो है ना पढ़ाई करूंगा. तो सबसे बड़ी और उसकी जो मैं समझता हूँ वजह वो ये थी कि लेक ऑफ काउंसलिंग, और इंफॉर्मेशन नहीं थी, पता नहीं था, और हर चीज बहुत मुश्किल लगती थी. लेकिन वंस आई डिसाइडेड, तो आइल्स वगैरह किया, और फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आप लिखते हैं, मैं नौजवानों को रियली फोकस करूंगा कि वो कभी कभी उस पर जो है ना थोड़ा सा हेजिटेट अगेन फील करते हैं. और रिकमेंडेशंस लेटर का भी एक प्रॉब्लम होता है. आई जस्ट कैन शेयर यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल के कुछ दिन पहले जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने जो फुलब्राइट स्कॉलरशिप है वो विदाउट जीआरई करी, तो हम सारे दोस्तों ने उसमें अप्लाई किया. तो उसमें हमारे किसी दोस्त ने एक प्रोफेसर को कहा कि मेरा रिकमेंडेशन दे. तो वो रिकमेंडेशन लेटर आपको पता है कि किस तरीके से देते हैं. लेकिन मैं इस मीडिया के थ्रू प्रोफेसर्स को भी एक पैगाम देना चाहूंगा, और रजा इज द बेस्ट सोर्स के यूनिवर्सिटी में बताएं कि जब आपसे कोई स्टूडेंट रिकमेंडेशन लेटर मांगता है तो प्लीज इनकरेज देम. एंड दिस इज रियली नॉट एन एनवायरनमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध in 2006, and I still assume it's the same. तो प्रोफेसर्स को ये कि आप नौजवानों को, क्योंकि एक बंदा अकेला नहीं कर सकता, ही नीड्स हेल्प. सो एक ये है कि रिकमेंडेशन लेटर, एसओपी. उसके बाद जो दूसरा, मेरे जैसे प्रोफेशनल हुसैन भाई मुझे नौजवान कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान आई एम नो मोर यंग, आई एम 36 years old, and the definition of young is 29. So मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जो माय एज फेलोज हैं कि आपको आइल्स का भी कभी कहते हैं कि यार आइल्स कौन करे, ये क्या करे. आइल्स भी एक कितनी बड़ी तो बला नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते तो इफ यू टॉक टू द यूनिवर्सिटीज दे कैन एग्जेम्प्ट यू. द ओनली थिंग यू हैव टू डू, you have to bring them the certificates from your own university. Like Sindh University also gives you the certificate that this man or woman has studied in English. So शायद ये यूरोप में भी है कि आप अपनी इंग्लिश सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से अगर वहां पे सबमिट करा दें तो फिर लैंग्वेजेस के जो टेस्ट हैं, जैसे आप बात करें टॉफल या उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये वो एक्सेप्ट करते हैं. इस तरह के एक्सेप्शंस हैं या जनरल पॉलिसी है उनकी? मेरे ख्याल में डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशंस, लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट में ये पॉलिसी थी. अल्दो आई डिड माय आइल्स, और इवन मैंने आइल्स भी किया, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने अगेन मेरा यहाँ, अगर मैं करता या ना करता, उन्होंने मेरा यहाँ इंग्लिश का टेस्ट लिया. तो अच्छी बात यह है कि जो टेस्ट वो क्वालिफाई नहीं कर सकते थे तो यूनिवर्सिटी ऑफर्ड देम फ्री कोर्स. और आप इससे हुसैन भाई अंदाजा लगा लें, हमारी यूनिवर्सिटी की सालाना फीस 830 यूरो है, जो पाकिस्तानी उस टाइम पे 1 लाख रुपए और कुछ हो रही थी सालाना फीस. और उसमें आपको जो भी चीज़ आपको नहीं आ रही होती, मकसद जैसे इंग्लिश हो गई या क्वांटिटेटिव स्किल्स हो गए, आपको लैंग्वेज स्किल्स हो गए, वो आपको सेपरेट क्लास देते हैं, जो हमें पता ही नहीं था कि इतनी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे. तो ये हैं कुछ चीज़ें जो मैं कहूँगा कि एडमिशन के लिए, और स्पेशली मैं जो वर्किंग हैं लोग, नौजवानों को तो मैसेज सना और रजा की तरफ से जाएगा. वर्किंग जो लोग हैं और जो जिनका मोटिवेशन है, जिनकी एस्पिरेशन है कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो आई वुड रियली से देम कि आप जाएं, दुनिया में को एक्सप्लोर करें. और अगर आपने ये डिसीजन कर लिया तो बिलीव मी यू विल नेवर रिग्रेट, और यू विल ऑलवेज फील हैप्पी. और दूसरी बात ये कि आप यूनिवर्सिटीज में भी डिफरेंट चीजें हैं, कोई यूनिवर्सिटीज फीस मांगती हैं, कोई फीस नहीं मांगती. आपको रिसर्च करनी होगी कि भाई, और रिसर्च के दौरान आप
हमें ना जब ऑप्शंस पे ऊपर जाते हैं तो 100 ऑप्शंस निकाल लेते हैं, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू डिसाइड। आप 3-4 एक हायर, फिर मिडिल, और फिर 3-4 यूनिवर्सिटीज को अपने सामने रखें। और कोई कंट्री या कोई नहीं होता कि बस आप, मेरे ख्याल में जहां भी जाएं लेकिन आप फोकस्ड हो, तो फोकस्ड हो और मफरूजों से बाहर निकलें, लोगों से मिलें। और इवन आप किसी भी मुल्क से जाएंगे ना, आप, मैं आपको सिंपल एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं थे, मुझे अकोमोडेशन लेनी थी यहाँ पे कुछ इकोनॉमिकल। तो मैं गया और यूनिवर्सिटी की मैंने देखा, एक कुलीग थी बांग्लादेश से, अफरोजा नाम था उनका। मैंने कहा है अफरोजा, मैं शाहिद हूँ ये वो, मुझे कोई अच्छी सी अकोमोडेशन बताओ। उन्होंने मुझे इतनी प्यारी अकोमोडेशन बताई कि मेरा इंस्टीट्यूट 5-6 मिनट के फासले पे, क्योंकि यहाँ तो हर टाइम बारिश होती रहती है, और इतनी इकोनॉमिकल थी और बहुत फैसिलिटेटिव है यहाँ, लाइक अ फैमिली इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें आप जो है ना एक्सप्लोर करें, इंफॉर्मेशन मांगें, और डोंट हेजिटेट कि भाई ये मुझे इंफॉर्मेशन देगा या नहीं देगा। आपको 99% लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं हेल्प करने के लिए, वो कोई भी हो, कहाँ से भी हो। तो दिस इज माय मैसेज। जी जी, बहुत शुक्रिया शाहिद। मैं अब सना की तरफ सना से पूछना चाहूंगा कि सना, आप जब अप्लाई कर रही थी अपनी पीएचडी के सिलसिले में, तो डेफिनेटली ये कोई इजी जॉब नहीं थी कि आप जो है ये डिसाइड कर पाएं कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाएं, किस कंट्री में जाएं और उसका प्रोसेस क्या होगा। तो आप थोड़ा बताएंगे कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन की और किस तरह से डिसाइड किया कि आप मलेशिया जाएं और इसी यूनिवर्सिटी में जाके जो है वो अपनी पीएचडी करें। तो थोड़ा हमें उसका प्रोसेस भी बता दें कि आपने किस तरह से किया, फीस वगैरह भी कितनी आपकी जो है ना आपने सबमिट की, ये गाइड करें हमारे साथियों को। I'll start from the scratch कि जब आप किसी चीज में आपका एंड में एडमिशन हो जाता है किसी भी मुल्क में, वो तो आपका एक ऑप्शन होता है, वो आप रखते हो, लेकिन आप उससे पहले पूरा एक फ्लो चार्ट बनाते हो, पूरा एक रोड मैप बनाते हो कि आपने किस किस प्रोसेस से गुजरना है। हमें सबसे पहले तो आधी चीजें पता नहीं होती, हम देख भाल के हाँ वो फलाना चला गया, वो फलाना ऐसे चला गया, लेकिन कोई ऐसे ही एब्रप्टली नहीं चला जाता। उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसके पीछे आपके इमोशंस होते हैं, आपकी एनर्जी लगी होती है। व्हाट आई डिड कि जब मेरा मास्टर्स चल रहा था, क्योंकि मेरा मास्टर्स में थोड़ा टाइम ऊपर हो गया था, 1 साल, बिकॉज आई वाज डूइंग माय रिसर्च और मुझे क्रेडिट ट्रांसफर करवाने पड़े, तो उस सारे प्रोसेस में मैं चाहती थी कि मेरा कम से कम टाइम लगे। मैं बहुत ज्यादा फास्ट उसमें पेस में जा रही थी। लोगों ने मुझे समझाया कि ऐसे मत करो, ये करो, वो करो। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है और मुझे जल्दी करना है कि मुझे कोई सेमेस्टर जाया नहीं करना। उसके लिए मैंने काफी लोगों से सजेशंस ली, एडवाइजेस ली, लेकिन ये है कि मैं सेटिस्फाई नहीं होती थी। फिर मुझे काउंसलर्स के पास भी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी खुद की फीस बहुत अच्छी थी और जो वो यूनिवर्सिटीज सजेस्ट करते थे वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। ऑब्वियसली जो है हम एमएस करने के बाद भी अगर इतना ज्यादा पैसा लगा के बाहर जाते हैं तो वो फिर हमारी एक तरह के नफ्स पे भी आ जाता है कि क्या फायदा है इस चीज का। तो आई वाज लुकिंग आफ्टर द थिंग कि जो मुझे भी फिजिबल हो, मेरे घर वालों को भी फिजिबल हो। तो मैं जहाँ से मुझे, जो इंटरनेट पे आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो लोगों से भी एडवाइजेस कम ली जाती है, सब कुछ आपको अवेलेबल है। तो मैंने यूरोप की काफी सारी यूनिवर्सिटीज के लिंक निकाले, उनकी एडमिन को मैंने जो है वो अप्रोच किया। और बाहर की बात ये अच्छी है कि आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैंने उनको एक अपना, मैंने रिसर्च प्रपोजल तैयार करके पहले ही रखा हुआ था फॉर दिस सेक कि मेरा टाइम ज्यादा ना हो। तो मैं उनको वो भेजती थी और मैं कहती थी कि मेरी पब्लिकेशंस ऑन वे हैं, और मेरी पब्लिकेशंस ऑन वे थी उस वक्त। आपके पास अगर पब्लिकेशन हो कोई ना कोई, तो पीएचडी में एडमिशन लेना फिर भी कदरन आसान है। लेकिन उस वक्त मैं मेरे पब्लिकेशन प्रोसेस में थी, तो मैंने उनको सारी अपनी स्टोरी बताई कि मेरी पब्लिकेशन प्रोसेस में है, दिस इज माय रिसर्च प्रपोजल, और मैं इसी फील्ड में करना चाह रही हूँ, मुझे आगे पीछे कुछ नहीं देखना। तो वो कहते थे कि आपको आईएलटीएस की जरूरत है, आप सुपरवाइजर से बात करें, हम आपको टीचर्स की लिस्ट अवेलेबल करते हैं, लेकिन अभी उनके पास फंड्स नहीं है। तो 1 साल पहले जिन भी मैं सुपरवाइजर से बात करती थी स्कॉलरशिप के ऊपर या स्टाइपेंड के ऊपर, तो वो यही कहते थे कि हमारे पास अभी फंड्स नहीं, आपको 1 साल 1.5 साल वेट करना पड़ेगा आपकी नेक्स्ट टर्न के लिए। लेकिन ये कि मुझे, मैं वेट करने के उसमें नहीं थी। तो मैंने सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, मलेशिया में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, मैंने यूरोप में किया। तो वन डे व्हाट हैपेंड कि मुझे जिस यूनिवर्सिटी में मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ वहां से मुझे लेटर आ गया, एक ईमेल आई, क्योंकि मैंने उनको उनको भी अपनी चीजें भेजी हुई थी, सारे डोजियर्स। तो उन्होंने कहा कि आप अभी क्या कर रही हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं आईएलटीएस की भी तैयारी कर रही हूँ और मेरी डिग्री बस जो है वो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका रिसर्च प्रपोजल हमें बहुत पसंद आया है, ये टीचर हैं हमारे इस फील्ड के रेलिवेंट, आप उनसे बात करें, इफ ही इज विलिंग टू वर्क विद यू देन वी कैन ऑफर यू एडमिशन। तो
मैंने उनको कहा कि ठीक है। जब मैंने उनसे बात की, वाज ऑल सेटिस्फाइड विद माय वर्क, और उन्होंने कहा कि आप आइल्स से ताकि हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करें। तो एक और मैं चीज कहना चाहूंगी कि अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर जगह में। जैसे शायद साहब ने बात की कि रिकमेंडेशन लेटर्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। आई वाज वेरी लकी हर चीज में कि मैं उस वक्त मेरे पास फंड्स भी अवेलेबल थे। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट की हर चीज में। और उसके बाद मेरे टीचर्स ने, उन्होंने आंखें बंद करके मुझे रिकमेंडेशन लेटर्स लिख के दिए, जो कि मुझे बहुत काम आए आगे। जो वो जो उसमें वर्ड्स थे, वो सारी चीजें थी, वो बहुत फ्रूटफुल थी मेरे लिए। तो वो उनकी वजह से, मेरे रिसर्च प्रपोजल की वजह से मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी में, बेशक वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, लेकिन बेशक हम अपने फंड्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो आपका रिसर्च का मयार देखते हैं। तो जब उन्होंने वो देखा तो उन्होंने मुझे ऑफर लेटर जो है वो एडमिशन दे दिया। इवन दे वेटेड फॉर माई आइल्स रिजल्ट एज वेल। मलेशिया में आपको 5 बैंड चाहिए होता है। आई स्कोर 6.5 बगैर किसी तैयारी के। और सबसे पहले मैं ये भी बताना चलूँ कि आइल्स से बहुत लोग डरते हैं, तो डरे नहीं। अंग्रेजी को हमने बहुत बड़ी एक बला बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ जाके अपीयर हो, जो भी बैंड आता है आपका जो है, काफी सारी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं। और यहाँ पे सिर्फ हमारे पाकिस्तान में एक माशरती अलमिया है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती समझे कि उसने डिग्री नहीं की। लेकिन आप अक्रॉस द पाकिस्तान जाएंगे, अक्रॉस द बॉर्डर, अंग्रेजी को एक आम जुबान लिया जाता है। अगर किसी को नहीं आती, इट्स ओके। देयर आर सो मेनी चाइनीज एंड जापानीज पीपल जिनको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो वो बताते हैं कि हम लोगों को ये चीज नहीं आती, तो इट्स ओके। आपका एक लैंग्वेज का ये मीडियम है, इसको मीडियम लेके चलें, बिल्कुल सीखें, अच्छा उसके अंदर सना, आप पजीराई ये हासिल करें। सना ये थोड़ा बताएंगे कि मतलब मलाइशिया में जितनी भी बाकी यूनिवर्सिटीज हैं या जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं, तो जैसा आपने बताया कि आपने तो जो है वो लैंग्वेज टेस्ट, अभी आपका रिजल्ट भी नहीं आई थी, तो उसके बाद भी उससे पहले आपको उन्होंने ऑफर कर दिया था। तो इन यूनिवर्सिटीज में जी जो है वो ये लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कंपलसरी है, स्टूडेंट्स को करने पड़ते हैं, जी या उनकी बिल्कुल। अपनी, ये जैसे बता रहे हैं शाहिद ने बताया कि उनकी बेल्जियम में जो है वो एक और टेस्ट भी लेते हैं, इनके अलावा वो अपनी टेस्ट भी लेते हैं, तो इस तरह से मलाइशिया में भी है? जी, मैं आपको इसमें 2 चीजें बताती चलूं कि जैसे जी मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे जो मास्टर्स की जो बैचलर्स करने आते हैं, अगर उन्होंने एओ लेवल्स किया हुआ है तो वो जी उनसे आइल्स की डिमांड नहीं करते। ये उनकी एचईसी की पॉलिसी है कि दे वांट आइल्स मिनिमम विद 5 बैंड, बेशक वो पब्लिक सही यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, आइल्स वहाँ पे मैंडेटरी है। और बात सही। रही इंग्लिश प्रोफेशंसी लेटर की, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए। समटाइम्स आपको ऑफर कर देते हैं, लेकिन इट्स वेरी रेयर कि वो कहें कि आप आइल्स ना दो। वो तब होता है कि जब आपकी, मैंने दोबारा से मैं इस चीज को कोट करूंगी, कि आपकी पब्लिकेशन हो और आपका रिसर्च इतना मजबूत हो और आपका एक्सपीरियंस हो अपना, तो फिर वो उस चीज को जो है वो एग्जाम कर देते हैं। लेकिन समहाउ आपको देना पड़ता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम इस चीज से बच जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा सना, एक और एडिशनल आपसे क्वेश्चन, वो ये है कि आपकी जो पीएचडी की आपने जो एडमिशन आपकी हुई, तो आपकी टोटल फीस या आपके जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है ना, वो टोटल कितने इस पे जो है वो आपने फीस भरी या आपके वालिदैन के लगे? जी, मैं आपको मलेशिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगी। एक तो वहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। ऑब्वियसली एवरीबडी नोज के पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है वो थोड़ी सी कम वो उनकी कॉस्ट होती है, और प्राइवेट की जरा ज्यादा होती है। लेकिन उसके लिहाज से वो आपको अकोमोडेट भी करते हैं। अगर वो आपसे पैसे ले रहे हैं तो आपको क्वालिटी की एजुकेशन और क्वालिटी का लिविंग स्टैंडर्ड भी देते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रोसेस था, उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक वीजा की फीस करनी है, ताकि हम आपको एक ई वेल उनके नाम का वीजा का नाम होता है, वो आपको लेटर भेजे ताकि आप एंट्री कर सकें मलेशिया में। उसकी फीस थी 2500 रिंगिट, जो कि ऑलमोस्ट 90,000 या इस तरह कुछ बनती है। वो आपको डिपॉजिट करानी होती है। उसके बाद आपका ट्यूशन फी स्टार्ट होती है। ट्यूशन फी मेरे कोर्स की, मेरे डिसिप्लिन की थी 15,600 रिंगिट, विच इज ऑलमोस्ट 6 lakhs। अब रिंगिट का जो रेट वो बढ़ चुका है, तो उसके लिहाज से वेरी होता है। जब मैंने किया 6 था तो लाख तब जो है उतना था, ट्यूशन वो ट्यूशन एनुअली है। फीस, ये ट्यूशन फीस है 6 लाख जी, 6 लाख ट्यूशन फी है एनुअली। तो इट एनुअली? डिपेंड्स ठीक है। ऑन मी कि वहाँ पे 2 ट्रैक्स थे कि आपने फास्ट ट्रैक के ऊपर पीएचडी करनी है, कि यहाँ जो 3 साल रेगुलर होती है आपने वो करनी है। तो आई चोज फॉर द रेगुलर वन। तो हम्म। मेरी जो है अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है, तो मुझे एनुअली 6 lakhs देने पड़ते हैं, जो कि मैं ऑस्ट्रेलिया के या किसी भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कैलकुलेट मैंने किया तो वो बहुत कम था। तो दैट्स हम्म। व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सना। आपसे फर्दर भी जानेंगे वहाँ के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में। अब मैं अली रज़ा, आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर लें कि आप जो इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं तुर्की में, तो आप
आपने क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया, थोड़ा सा वो जल्दी से बता दें, और उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या थी, डॉक्यूमेंट्स कौन से जो है वो सबमिट कराने पड़ते हैं, और उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, अगर इसी तरह आप ही की डिग्री रखने वाले जो हमारे नौजवान अगर इंटरेस्टेड हों वो तुर्की के इन्हीं यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा और कितनी फीस पे करनी पड़ेगी? जी, तो सबसे पहले ये होता है कि यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हों या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हों। डजेंट मैटर कि आप लोग जो हैं वो ट्राई करते हैं कि पहले लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ निकालें आप, एंड देन उसके बाद जो है वो अपना डिसिप्लिन लें, क्योंकि यहाँ पे टर्की में ये है कि मोस्टली इनकी जो डिग्रीज होती हैं तो वो टर्किश लैंग्वेज में होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेबल है कि टर्किश सीखना एंड देन टर्किश लैंग्वेज में डिग्री करना। तो पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप हालांकि उस लैंग्वेज में, टर्किश लैंग्वेज में कैपेबल हैं, आप सीख पाएंगे या कर पाएंगे, एंड देन जो है वो आप लोग डिसाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द यूनिवर्सिटीज एंड योर कोर्स, कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं और क्यों, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में वो कोर्स ऑफर कर रही है। तो यू नीड टू बी सर्वे ऑन द गूगल, लाइक ए पीएचडी पोर्टल है या कोई दूसरी वेबसाइट्स हैं, तो आप गूगल पे लिखेंगे तो वो सारी लिस्ट ओपन हो जाएंगी कि ये यूनिवर्सिटी टर्की के अंदर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स ऑफर कर रही है। क्योंकि यहाँ पे देखें 81 प्रोविंसेस हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी प्रोविंस दे हैव द 2 यूनिवर्सिटीज। हर प्रोविंस के अंदर दो दो तीन तीन यूनिवर्सिटीज तो हैं ही। तो ये है कि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोग्राम फाइंड आउट हो जाता है। अब सपोज करो कि कोई छोटा सा प्रोविंस है तो उसके अंदर जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स हो गया इंग्लिश में, किसी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन हो गया इंग्लिश में। तो ये पहले तो हमें इंग्लिश में फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि इंग्लिश में हमारा कोर्स जो है वो ऑफर कर रही है। देन उसके सही। बाद जो है वो आप वेट करेंगे कि कब उनके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे उस यूनिवर्सिटी में, एंड उसके बाद जो है यू नीड टू वेट, दे विल ऑफर द कंडीशनल लेटर। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज का थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहले ऑफर लेटर इशू होता है जिसके अंदर आपको पाकिस्तान से $1000 जो है वो जमा करवाने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, एंड अगर वो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर रही है तो। यहाँ पे कोई भी टॉफिल या आइल्स वगैरह का यूनिवर्सिटी कहती है कि आइल्स इज मैंडेटरी, टॉफिल इज मैंडेटरी, बट अगेन आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे वैलिड हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई या इस्तांबुल यूनिवर्सिटी हो गई, या दूसरी एक है बॉस यूनिवर्सिटी, बॉस्फोरस यूनिवर्सिटी। तो ये हाईली रैंक्ड वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसके अंदर ये एडमिशन इसे नहीं देते हैं। मतलब इस्तांबुल के अंदर तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना, ऐसा समझो कि आपका ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगा तो यू कैन टेक इजीली द एडमिशन, बट अगर सपोज जीमेट नहीं है या आइल्स नहीं है या आपके पास टॉफिल नहीं है, मोस्टली यहाँ पे आइल्स कम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉफिल एक्सेप्ट की जाती है यहाँ पे। तो तो उसके ये है कि इस्तांबुल के अंदर ये है कि आपको ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव प्रोफाइल हो आपका, तो फिर आपको इस्तांबुल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करेंगी। लेकिन अगर इन केस आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, सपोज करें अदाना है या अनकरा है, या अनकरा इनका कैपिटल सिटी है, तो उसके अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे जैसे इस्तांबुल में टूरिस्ट प्लेसेस हैं, विजिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, रश लगा होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एडमिशन इस्तांबुल के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में विदाउट, मतलब कि आप टॉफल या जीआरई आप नहीं ले सकते हैं। बाकी दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी इस्तांबुल के नज़दीक, जो दूसरे स्मॉल प्रोविंसेस हैं, गेब्जे हो गया या अपना कोजाली है, या दूसरा एक है सकारिया है, तो सकारिया के अंदर भी यूनिवर्सिटी है, तो वो भी मोस्टली पीएचडी के इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी, देन उसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, एंड उसके अलावा जो है वो आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। उसके अलावा वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लेटर भेजती है, वो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस लेटर भेजती है, वो ऑफर लेटर नहीं भेजती। वो एक्सेप्टेंस लेटर भेजती हैं, वो एक्सेप्टेंस लेटर जाके आप गैरेज ऑफिस में जमा करवाते हैं, along with the other supporting documents like your bank statement, like your polio card and whatever, etc., etc. The documents which are for the mandatory for the visa. So वहाँ से आप स्टडी वीज़ा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप इंटर हो जाते हैं।
और यहाँ पे रेजिडेंस परमिट बनता है, जैसे अब फर्दर प्रोसीजर्स हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, वो ये होता है उसके अंदर के हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अपनी फीस है। आप जी सपोज करें कि कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी फीस बहुत ही कम है। सपोज करें $6,000 में आपको पूरी डिग्री पड़ रही है पीएचडी की, या सपोज करें $5,000 में पूरी पीएचडी की डिग्री पड़ रही है। तो आई थिंक $5,000 मतलब 4 साल में देना, तो आई थिंक इट्स चीप के चलो $1,000 जब तो अली मैं आया रजा, था वो जो 2018। $5,000 में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये डिग्री ऑफर करती हैं वो टर्किश लैंग्वेज में हैं या वो नो 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 नो, दे आर इंग्लिश ऑफर इन लैंग्वेज में? इंग्लिश, या इंग्लिश, इंग्लिश ओके लैंग्वेज, यस। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज या में। मतलब ये एंड आप बता रहे प्राइवेट हैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आप मतलब तुर्की की कुछ ऐसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो 5-6 thousand डॉलर्स में जो है वो पीएचडी की जो डिग्री है मतलब आप वहां पे कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मतलब एग्जैक्टली चीप है, मेरे ख्याल में नॉमिनल है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो जो अफोर्ड कर एग्जैक्टली सकते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल करें। जी अली रजा। बिल्कुल। जो मास्टर्स लेवल की डिग्री है वो मास्टर्स की पड़ रही है हमें $3,000 की, और जो बैचलर्स की ऑब्वियसली इट हैज़ दी ह्यूज कॉस्ट, बट इट्स लाइक एज दी $3,000 पर ईयर, जो बैचलर्स की डिग्री है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मोस्टली इस्तांबुल के अंदर प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, और ईजीली से आपको किसी भी एरिया में ऑलमोस्ट हर एरिया में तो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर। तो इस्तांबुल के अंदर जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इजीली से हो जाएगा। अब बैचलर्स की जो एवरेज फीस मैं बता रहा हूँ, तो बैचलर्स की जो पूरी डिग्री की फीस है 4 साल की, वो $12,000 है बैचलर्स की इंग्लिश लैंग्वेज में, जो भी डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट करें। लाइक वैसे तो दे ऑल आर ऑफरिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, दे ऑल आर ऑफरिंग दी 75% up to 75% scholarships to all the international students who are applying and in those universities। अब ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे। अब सपोज करें इंटरमीडिएट में अगर आपकी A1 ग्रेड है या A ग्रेड है, तो दे विल कंसीडर फॉर द दे विल कंसीडर द एप्लीकेशन फॉर योर फॉर द स्कॉलरशिप, तो वो भी ऑफर करते हैं। तो स्कॉलरशिप के बाद भी मतलब कि $3,000 ये जाके बनती है फॉर द बैचलर्स। और फॉर मास्टर्स पूरी डिग्री आपको मतलब कि $3,000 की पड़ेगी, यानी $1,500 पर ईयर। एंड इसके अलावा जो पीएचडी हैं, तो वो फॉर पीएचडी इट्स लाइक एज दी $5,000 और $6,000, दिस डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी जो है फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज फीसेस। जी और जी उसमें ये होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, कि जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एक्सेप्टेंस लेटर भेजती है, वो ही एक्सेप्टेंस लेटर आपको पाकिस्तान की जो है वो कॉन्सुलेट में, टर्किश कॉन्सुलेट में जमा करवाना पड़ता है थ्रू द माइक विलेज थोड़ा ऑफिस। करीब करें अली रजा, थोड़ा माइक करीब करें अपना। हाँ जी 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 जी। तो एंड ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें दो लेटर्स निकलते हैं। एक ऑफर लेटर निकलता है, तो जिसके अंदर ये लिखा होता है कि आप $1,000 वहाँ पे करें, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आप जो है वो पे करते हैं। तो उसके बाद जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर निकलता है। जो रिसिप्ट हैं वो आप उनको ईमेल करेंगे यूनिवर्सिटी को कि हमने $1,000 जमा करवा दिए। वो रिफंडेबल होते हैं। अगर आपकी इन केस कोई दूसरे वजह से आपका वीज़ा नहीं लगता, तो यू कैन रिफंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी आपके अकाउंट में रिफंड कर देती है वो पैसे, तो कोई इशू नहीं होता। और ये है कि सबसे पहले यू नीड टू बी कन्वर्ट योर डॉक्यूमेंट्स इनटू टर्किश लैंग्वेज। तो किसी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी हो चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ पे आपको जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स टर्किश लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने पड़ते हैं। और उसके बाद जो टर्किश गवर्नमेंट है उससे नोटराइज होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, तब फिर जाके जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे तो आप इंग्लिश में डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं, लेकिन आफ्टर योर फाइनल रजिस्ट्रेशन यू नीड टू अगेन to submit your file into the Turkish language, like your all documents। और लिविंग एक्सपेंसेस के मैं बता दूं, यहाँ पे ज़्यादा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ट्रांसपोर्ट जो स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट फ्री है। ऐसा समझे कि 50 लीरा जो कि पाकिस्तानी बन रहे हैं, आई थिंक 1,000 रुपये या 1,200 रुपये इतने कुछ बन रहे हैं। तो वो 50 लीरा के अंदर आप पूरा मंथ हर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, लाइक मेट्रो बसेस, फेरी लाइंस, इवन जो बॉस्फोरस ब्रिज के जो क्रॉसिंग तो वहाँ पे फेरीज चलती हैं। तो यू कैन यूजिंग योर ट्रांसपोर्ट कार्ड। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। नॉर्मली उस कार्ड की एक पंच की जो है वो फीस होती है वो 200 पाकिस्तानी रुपीस जो है वो 200 के बराबर होती है एक राइड की। अब स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री है, मतलब टूरिस्ट प्लेसेस, म्यूजियम्स जो भी हैं वो सब कुछ फ्री हैं।
और क्या इवन रेस्टोरेंट्स जो है, मैंने सुना है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे भी काफी रेस्टोरेंट्स में जो स्टूडेंट कार्ड अगर आप दिखाएंगे तो हाँ उनके लिए बिल्कुल जो है वो एग्जैक्टली स्टूडेंट को बोला जाता है यहाँ पे ऑरेंजी ऑरेंजी। अच्छा। अब अगर आप लोग उनको बोलेंगे कि वी आर ऑरेंजी सिज्म ऑरेंज सिंस, तो वो आप लोगों को ऑरेंजीज की ऑफर्स होती हैं। अब सपोज करें 8 लीरा का मिल रहा है एक बर्गर, तो वो आपको 4 लीरा का देंगे या 3 लीरा का देंगे विद दी। वो इनकी एक आयरन होती है टर्किश, जो जैसे हमारे पास लस्सी होती है, तो इनकी भी वो बहुत मशहूर है इधर टर्की के अंदर। तो वो आपको और यहाँ पे गवर्नमेंट के स्टोर्स हैं कुछ, जैसे यहाँ पे एक बिम स्टोर है, शॉक है, तो वो बहुत ही चीप है। 3 लीरा का पर लीटर जो है वो दूध का डब्बा मिलता है, और 2 लीरा की वो 5 लीटर वाली पानी की बोतल मिलती है। तो जी जी ये है कि बिल्कुल। आई थिंक इट्स वेरी चीप, इट्स वेरी चीप, इट्स लाइक एज दी पाकिस्तानी करेंसी में अगर मैं मंथ का एवरेज का खर्च बताऊं तो वो 10,000 से 12,000 इसमें तक माइक को जाता है। थोड़ा करीब करने, अली रजा माइक को जी, थोड़ा करें। तो जी मैं ये कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे एवरेज एक्सपेंस बता दूं, लिविंग एक्सपेंस फॉर दी पाकिस्तानी स्टूडेंट, अगर वो शेयरिंग में रह रहा है तो वो 10,000 से 12,000, everything included, like their accommodation, like their utility bills, and like their transportation, and like all the expenses. It's like the 10 to 12,000. ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो शॉपिंग कर रहा है तो फिर वो 15,000 20,000। बट आई एम टॉकिंग ये अबाउट दी एक एवरेज स्टूडेंट। ये तो इसी तरह से है अपना इस्लामाबाद में भी जो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं तो उनका भी 15,000 18,000 आराम से काजिम यूनिवर्सिटी में बिल्कुल जो इजीली स्टूडेंट्स से। हमारे आके रहते हैं तो इतना खर्चा आ जाता है। जी अली रजा आपसे फर्दर भी पूछेंगे। हिमायल इम्तियाज हमारे साथ लाहौर से। हिमायल कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। हिमायल आप अनम्यूट करें अपनी माइक को और क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा ये वेबिनार अरेंज करते हैं, खास तौर पर जो अब्रॉड स्टडी के हवाले से। दूसरा मेरा अली साहब से क्वेश्चन है कि काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में स्टूडेंट वीज़ा लेकर जब जाते हैं तो पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को, जैसे अमेरिका अलाउ नहीं करता है, फिर ब्लैक में जॉब करना पड़ता है। तो तुर्की में क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं पाकिस्तान से तो उनको जॉब मिल जाता है पार्ट टाइम? क्विक अब रिस्पांस ये अली है रजा कि जी। या अब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि लैंग्वेज, तो अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं इनकी, तो देन यू कैन गेट द जॉब इन इन इस्तांबुल। क्योंकि इस्तांबुल में ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हैं, बकौल के आप दूसरे सिटीज़ में हैं जो वो तो इनके छोटे छोटे सिटीज़ हैं, तो उनके अंदर इतना कोई जॉब का सिस्टम नहीं है। बाकी वैसे लीगली तौर पे देखा जाए तो इट इज़ नॉट अलाउड, बट के यहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो ऐसे होता है कि यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं, इनकी टर्किश वेबसाइट्स हैं, वो सारा टर्किश लैंग्वेजेस में है, तो वो आप गूगल पे ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली से। yenibridge.com है, और साहिब बिन दिनिस का जो है वो बिग पोर्टल है, तो मैं लिख भी दूंगा इसमें कमेंट में। तो आप इन वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे, एंड जो भी उनके व्हाट्सएप नंबर्स दिए होते हैं कंपनीज के या जो भी लाइक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके, तो उनसे आप रब्ता करेंगे। एंड उसके बाद जो है अब टीचिंग के लिए, कि अगर आप टीचिंग सपोज के जॉब करना चाहती तो उसमें टेसल का जो सर्टिफिकेशन होता है वो, और या तो सेल्टा हो, या अगर आइल्स होता है तो फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो टीचिंग जॉब के लिए, बाकी जो ऐसे हार्ड वर्किंग की जॉब है वो तो मिल जाती हैं उसमें। तो वो लाइक सपोज करें कोई डिश वॉशिंग की जॉब कराए, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं, क्योंकि उसमें तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब वो भी अर्निंग हो जाती है उनकी। सपोज करें कि अगर कोई डिश वॉशिंग की जॉब कराए तो उसमें भी 2,000 लीरा तो उसको मिलते हैं, जो कि 60,000 पाकिस्तानी बन जाते हैं। आई थिंक 10-12 हज़ार उसका एक्सपेंस होता है, बाकी तो उसकी सेविंग होती है जिसमें से वो ट्यूशन फीस पेड कर सकता है। तो ये है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू अली रजा। थैंक यू। और थैंक यू हिमायल। और आगे भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम लेंगे, हमारे और भी स्पीकर हैं। जी शाहिद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो मतलब एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे भी जो है ना वो आती है, तो क्या इस तरह के भी कोई चांसेस होते हैं कि सेल्फ फाइनेंस पे आपने एडमिशन तो ले ली, उसके बाद कोई पार्शल इस किस्म की स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्सिटी में, या जिस तरह हिमायल का क्वेश्चन था कि कुछ वर्क आवर्स जो है वो बच्चों को जो है स्टूडेंट्स को वहाँ बेल्जियम में प्रोवाइड किए जाते हैं? जी हुसैन भाई, इसमें यह है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी
डिफर करता है कि वो आपको इंटरनल स्कॉलरशिप्स देते हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे अभी कोविड आया तो काफी बच्चे जो सेल्फ फाइनेंस पे आए हुए थे, बहुत सारे स्कॉलरशिप पे भी आए हुए थे यहाँ, तो जो सेल्फ फाइनेंस पे आए हुए थे तो दे के नॉट वर्क। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि मैं बोर्ड का मेंबर भी हूँ यहाँ, और हम अराउंड 32 कंट्रीज से जो है ना उस डिपार्टमेंट में बच्चे जो है ना पढ़ते हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, मैं हूँ और एक मेरे साथी हैं। तो हमने उसके लिए थोड़ा सा लॉबिंग की बात की, तो यूनिवर्सिटी ने उनको थोड़ा बहुत जो बहुत ही ज्यादा जो मुश्किल में थे उनको सपोर्ट किया। दूसरी बात ये कि जिस एग्जैक्टली लाइक अली सेड कि यहाँ लीगली अलाउड है कि आप वर्क कर सकते हैं, दे गिव यू 400 आवर्स, और अगर आप यहाँ काम करते हैं, मेरे तकरीबन क्लास फेलोज में से 30 के करीब बच्चे जो है ना वो नॉट क्लास फेलोज बट डिपार्टमेंट फेलोज 30 के करीब काम करते हैं, जो पर डे उनको 86 यूरोज जो मिलते हैं, एंड इट्स अ ह्यूज मनी इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। काम थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मैनुअल जॉब होती है, और इन इवन आई जस्ट वांट टू से कि इवन इफ यू आर अ फीमेल, तो वो एक वेयर हाउस है यहाँ बहुत मशहूर है कि अगर आप एंटवर्प में रह रहे हैं तो केथोनासी में आपको काम करना पड़ता है और बहुत ईजी है। तो केथोनासी वाले जो है ना वो अगर आप मेल हैं तो उस तरीके से, क्योंकि कहाँ वेयर हाउस में कभी आपको बर्डन भी उठाना पड़ता है, बाकी अदरवाइज जैसे ये मैनुअल जॉब्स हैं जिसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, तो जॉब्स आपको मिल जाती हैं और वो लीगली मिल जाती हैं और अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। सही है। और पार्शियल स्कॉलरशिप्स के भी चांसेस होते हैं कि इस तरह के भी केसेस हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अगर सेल्फ फाइनेंस पे आ गए लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी एजुकेशन में या कुछ और चीज़ों में, तो कुछ पार्शियल स्कॉलरशिप भी इस तरह के भी होते हैं केसेस? जैसे मैंने अर्ज पहले किया कि डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन। मेरे इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई नहीं है विंडो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इवन नौजवानों के लिए, कि अगर आप आते हैं इवन सेल्फ फाइनेंस पे तो इनका डिफरेंट ग्रेड क्राइटेरिया होता है कि आप डिस्टिंक्शन है, आपकी ग्रेट डिस्टिंक्शन है या ग्रेटेस्ट डिस्टिंक्शन है। अगर आप ग्रेट डिस्टिंक्शन में आ जाते हैं बेल्जियम में, तो आपके बहुत सारे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको पीएचडी स्कॉलरशिप जो है ना वो आराम से मिल जाती है। सही है, मतलब ये फिर उसकी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और देन दे प्रोवाइड यू लाइक स्टाइपेंड, दे हैव अ डिफरेंट क्राइटेरिया। अगर आप पीएचडी करते हैं तो दे आल्सो प्रोवाइड यू एटलीस्ट 2000 यूरोस पर मंथ। 2000 यूरोस काफ़ी है, मतलब ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स जैसा आपने बताया कि उनको वर्क आवर्स भी मिलते हैं, तो उससे वर्क आवर्स से क्या वो अपनी जो फीस या अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो अगले ईयर्स के निकाल सकते हैं? अगर पहले साल के पैसे वालिदैन से लेके आए और बाकी खुद वहां पे अरेंज करें तो ये पॉसिबिलिटी है? मेरे ख्याल में ये बड़ा ही सिंपली पॉसिबल है, रियली पॉसिबल। हाँ सही है। तो इसका मतलब ये है कि पहले अगर जो स्टूडेंट्स जो है वो वालिदैन या तो स्कॉलरशिप के इंतजार में बैठे हैं और पूरी उम्र गुजर जाती है और उसके लिए बड़ा वेट करते रहते हैं, उसके बजाय वो अपने वालिदैन से या अपने दोस्तों से सपोर्ट लेके पहले साल की एडमिशन करा सकते हैं, तो फर्दर उसके बाद वो वर्क कवर्स की जो फैसिलिटी है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ दोस्त ये बता रहे थे कि चाइनीज और इंडियंस जो है वो अपनी बैंक से लोन लेके पहले साल का एडमिशन लेके और उसके बाद वर्क आवर्स के साथ जो है ना वो अपनी डिग्री जो है ना कंप्लीट करते हैं। इस तरह है, शायद आपने देखी? जी बिल्कुल, सिर्फ इंडिया या चाइना में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं है जो कि होना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, जैसे फ्रेंड्स वगैरह हो गए या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, या तो इवन वन वे और अदर वे हमें भी अपने फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया है। तो अगर आप ऐसे आते हैं लोन वगैरह लेके, ये दुनिया में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका में कम है ये, तो आते हैं और दे वर्क हेयर और दे पे बैक देयर। तो ये है कि आप जो है ना अपने दोस्तों से अगर लेके आते हैं, ऑफ कोर्स आपको सपोर्ट चाहिए होती है, तो इवन यू कैन पे बैक देम। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आई वुड अगेन से कि भाई आप किसी से 5-8 लाख रुपए लेके आ जाते हैं, तो इवन आपको ये जैसे मैंने 8400 यूरो दिए थे, तो दे गिव मी लाइक 700 यूरोस पर मंथ। लेकिन मैं 700 खर्च नहीं करता उसमें से। मैं क्योंकि आई हैव टू लिव विद माय ओन मींस कि मुझे कितना खर्च करना चाहिए, मैं 500 तक आराम से गुजारा चला लेता हूँ, और उसमें भी मैं समझता हूँ कि मैं बड़ी शाहाना जिंदगी गुजारता हूँ। तो आप उससे भी, क्योंकि खाना पकाना तो खुद करना होता है सब कुछ,
तो 200 यूरो वो आपको बच रहे होते हैं कि दैट इज क्वाइट इनफ मनी इन टर्म्स ऑफ सेविंग। तो ये नहीं है कि आप सारे खर्च कर लेते हैं, तो वो भी आपकी सेविंग हो जाती है, आप अर्न भी कर लेते हो। तो इसमें आपके एक सवाल का जवाब के इवन मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ, उन्होंने अपनी जो यहाँ यूरोप में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उन्होंने अपनी डिग्री को एक्सटेंड करा के और यहाँ अर्निंग करके दे हैव टू गिव द सेम अमाउंट ऑफ मनी अगले साल एक्सटेंशन के लिए। लेकिन हुसैन भाई, मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो मैंने आपसे इनफॉर्मली पहले भी शेयर की थी, कि अगर आपको वेट ना करें रियली लाइक जब मैं आया था तो मैंने आपको अगेन एंड अगेन बताया कि आई पेड 8,400 यूरोस, और उस टाइम पे ये 12.5 लाख थे, और अभी ये हो गए हैं 12,000 यूरोस। और इस पर पाकिस्तानी जैसे इन्फ्लेशन या एक्सचेंज रेट अप जा रहा है, तो यू हैव टू पे मोर देन लाइक 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस। तो जितना आप डिले करेंगे और जो हमारे हालात चल रहे हैं, तो अगर आप जल्द फैसला करेंगे तो ये आपके हक में बेहतर होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया शाहिद। सना, आप से मैं ये पूछूंगा, क्योंकि आप एक गर्ल हैं और हिमायल भी हमारे साथ मौजूद है, तो हो सकता है हिमायल के जहन में भी ये हो, या जो हमारे लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं उनके जहन में भी ये हो कि आप पाकिस्तान से मलेशिया जब गई तो बीइंग अ गर्ल आपको क्या इश्यूज और चैलेंजेस जो है ना वहाँ सेटल होने में हुए भी सही या नहीं हुए? अगर हुए तो आपने किस तरह उसको जो है वो कोप किया उन चैलेंजेस को, ये थोड़ा सा हमें बताएं। जी, ये एक एडमिशन होना ना होना, ये प्रोसेस तो बड़ा सा मैनुअल होता है कि आपको जवाब मिल रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपको लोग गाइड करेंगे। लेकिन समहाउ जब आप शुरू में बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमने जाना है, आप 1 महीना से पहले अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। और बीइंग अ फीमेल आपको काफी सारे यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में ये होता है कि हाय तुम अकेली कैसे रहोगी, अभी तुम तो अकेली जा रही हो, वहां पे कैसे कैसे रहोगी, कैसे करोगी, किसी से राब्ता हुआ है? तो वो सारे सवालों के जवाब देते देते जब आप वहाँ पहुंचते हो और देखते हो कि भाई यहाँ तो जजमेंटल सोसाइटी नहीं है, तो आप एक शेल से निकल आते हो ऑलरेडी। और जब आपको पहले से ये पता होता है कि आपने सारी चीजें खुद करनी है। अब जब हम अपने घर होते हैं तो हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, हमारा एक फोकस होता है कि हम पढ़ रहे हैं और आगे पीछे सारे काम होते हैं। लेकिन आप जब कहीं जाते हो इस तरह पढ़ने के लिए और अकेले हैं आप, तो सबसे पहले आइसोलेशन का शिकार होते हैं आप। बिल्कुल दैट इज नॉट ट्रू कि आप जो है वो बड़ा मजा आएगा पहले दिन ही आप जाके घूमना फिरना शुरू कर देंगे। लोगों के जहन में होता है कि हम जा रहे हैं तो ये बाहर जा रहा है, ये घूमेगा फिरेगा। नहीं, सबसे पहले आपको तो समझ नहीं आता कि आप किस डायरेक्शन में जाओ। लेकिन ये कि शायद साहब की एक बात है, उसके ऊपर मैं सेकंड करूंगी कि आपको 99.9% लोग आपको सही राह दिखाने वाले मिलेंगे। अगर आप किससे हेल्प लेंगे कि भाई मुझे इस रास्ते से जाना है और मुझे ये रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप मुझे बताइए, तो वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे। और दूसरी बात कि वहाँ पे आपने कहा ना बीइंग अ फीमेल या बीइंग अ गर्ल मुझे किस चीज का सामना करना पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि देयर इज नो जेंडर डिस्पैरिटी ओवर देयर। ठीक है, आपको मर्द या औरत के जो है ना सीगे में नहीं वो तोला जाता। आप एक इंसान हैं, आप जा रहे हैं, आपको काम करना है, तो इस तरह है। और मैं जब गई थी तो मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में गई थी, तो मेरे लिए शायद वो इतना वो नहीं था। लेकिन हाँ, जब आप अकेले रहते हो, आपको बाय मार्केट का नहीं पता, चीजों का नहीं पता, यूटिलिटीज का नहीं पता, और लोग जो आपको मिलते हैं वो जो है ना थोड़ा सा जो है वो चैलेंजिंग होता है कि वो आपको अच्छे लोग मिले। क्योंकि जब आप 4 लोगों के साथ रहते हो तो आपका माइंड मैच करना और वाइब जो है वो मैच करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आपका काम तकसीम हो रहा होता है। घर में तो हम ऑर्डर कर देते हैं कि ये बना दे वो बना दे, लेकिन वहां पे आपको ऐसा नहीं है, आपको खुद रहना है, आपको अगले की भी सुननी है और अपना निफ्स मारना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि जहाद करने वाली बात है। तो बाहर आपको लग्जरी भी थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ती है, लेविश लाइफ भी कंट्रोल करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात कि अपनी मैं मारनी पड़ती है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको बहुत ज्यादा हम्बल, और आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी वहां पे। जो मैंने एनालाइज किया है, जो मेरी अप्रोच है, वो यही है कि आप इज्जत दोगे, आपको इज्जत मिलेगी। तो ये सना आपका जो मैसेज है वो ज्यादातर जो है ना, क्योंकि हमारी बच्चियां तो जो हैं वो इसी माहौल में पढ़ती हैं कि वो तो स्ट्रेसेस के माहौल में और उस तरह के माहौल में होती हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका घूमने फिरने का ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज जो है मिलती हैं। शायद उनके जहन में यही आता है कि बाहर जाके घूमेंगे। तो नहीं, आपने बड़ा अच्छी तरीके से गाइड किया कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ का माहौल होता है। थोड़ा सा आप बताएं कि यहाँ भी आप पढ़ी हैं, तो
यहाँ पे जो फैकल्टी, टीचर्स या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और वहाँ आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं वहाँ की फैकल्टी, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वो किस तरह से मुख्तलिफ हैं? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हम एक उस अंडर द अम्ब्रेला हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि जो बाहर की फैकल्टी या सब चीजें हैं, ये बहुत एक हमें ना फैंटेसी एक लग रही होती है कि बाहर पता नहीं ऐसा क्या होगा जो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान की जो तालीम है उसका मयार अच्छा नहीं है। लेकिन ये कि यहाँ से जो बंदा पाकिस्तान से और अच्छी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, खैर पाकिस्तान में मैं आई बिलीव कि सारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, और अगर आप किसी का भी प्रोफाइल उठा के देख लें पाकिस्तान की किसी भी प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटी का, आपको पीएचडी से कम नहीं मिलेगा इन 5-10 सालों की पीरियड में। 2010 से लेकर 2020 में हर टीचर का प्रोफाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अगर आप उन टीचर से पढ़ के और अपनी रिसर्च मजबूत करके आप बाहर जाते हो, यकीन करें आपको रिसर्च करने में कोई मसला दरपेश नहीं आता, क्योंकि पीएचडी एक ऐसा डिसिप्लिन है, पीएचडी एक ऐसी डिग्री है कि आपको खुद करनी है वो सब कुछ, आपको रिसर्च खुद करना है। आप 1000 लोगों से मिलते हो, 1000 लोगों के माइंड आपको पता चलते हैं, 1000 लोगों के आइडियाज पता चलते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के बच्चे और बच्चियां टैलेंटेड देखे हैं, मैंने वो किसी और सब कॉन्टिनेंट के रीजन के बच्चों में नहीं देखे। इवन दे आर मोर हार्ड वर्किंग, दे आर मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि अब आईटी का, डाटा साइंसेस का, मशीन लर्निंग का बहुत बूम है। तो जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनको मुश्किलात पढ़ाई में क्यों पेश नहीं आती? क्यों? क्योंकि उनकी डिग्रीज जो है वो यहाँ की हुई भी हैं। तो हमें बिल्कुल भी अपने तालीमी इदारों को जो है वो नहीं करना चाहिए। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिन हमारी थोड़ी सी कमजोर, हम कह सकते हैं, हम उसको अच्छा बना सकते हैं क्योंकि हमारे जैसे लोग पढ़ रहे हैं वापस आके सर्व करेंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, हमें जो है वो ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास इतने अच्छे टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर कर देते हैं कि बाहर हमें प्रेजेंट करने में कोई चीज, कोई तकलीफ पेश नहीं आती। व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। जी, ठीक है। अली रजा, आप की एक और एक्टिवली आप जो है ना वो यूथ एंगेजमेंट, उनको मोटिवेट करना, उनको जो है वो सपोर्ट करना, इस काम में काफ़ी आप जो है ना एक्टिवली, मुझे पता है कि वहाँ तुर्की में आपकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान से, सिंध से जो है वो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो हैं वो आएँ, दाखिला लें और पढ़ें। तो थोड़ा हमें आप बताएंगे कि वहाँ पे ये काम आप इंडिविजुअली अकेले करते हैं या कोई आपकी स्टूडेंट्स की यूनियन है, कोई ग्रुप है जो मिलके ये काम करते हैं, और किस तरह का काम करते हैं? अगर पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जो हैं आपसे हेल्प लेना चाहें, आपसे ग्रुप से हेल्प लेना चाहें, तो आप किस तरह से उनको हेल्प आउट जो है ना आप या आपका ग्रुप कर सकता है एडमिशन दिलाने में और बाकी चीज़ों में? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये है कि एक तो स्टडी यहाँ की बहुत ही इजी है, ऐसे समझे कि सिंपल है। सपोज करें कि अगर पीएचडी के क्लासेस हैं तो वो मोस्टली इवनिंग टाइम पे चलते हैं। ठीक है, हमारे क्लासेस चलते हैं शाम को, शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, मतलब एक क्लास होती है डेली। तो वो यहाँ पे ये है कि कोर्स वर्क उठाना, तो कोर्स वर्क मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में, मेरा बैकग्राउंड पीछे से वैसे भी अच्छा था और मतलब कि सब्जेक्ट्स में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही थी, क्योंकि वही सेम सब्जेक्ट्स, अब पीएचडी करो मास्टर्स करो तकरीबन वही से सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, बस थोड़ा एडवांस लेवल पे वो बताते हैं, बाकी तकरीबन मोस्टली सेम होता है। एंड पाकिस्तान के जो टीचर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छे हैं और वेल इंटेलिजेंट हैं, और उनके प्रोफाइल्स भी, जैसे मिस सना ने बताया कि उनके प्रोफाइल्स बहुत अच्छे होते हैं, रिसर्च स्किल्स होती हैं। तो वही कहते हैं, हमें सजेस्ट भी वही करते हैं कि आप बाहर जाके पढ़ें बकौल के आप यहाँ से, क्योंकि ऐसा होता है कि देखें वहाँ पे लिमिटेड मतलब के पीएचडीज हैं, इतने तकरीबन सबकी पीएचडीज नहीं की होती फॉरेन से, मतलब अभी तो सब लोग बाहर से कर रहे हैं, पीएचडीज कर रहे हैं और अपनी जो है वो हायर स्टडीज बाहर से कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसा कह लें कि प्रोफाइल्स भी उनकी अच्छी हैं, पीएचडीज भी हैं, तो मोस्टली सिंध यूनिवर्सिटी से ही कर लेते हैं, चलो वहीं पे जॉब कर रहे हैं वहीं से ही पीएचडी कर लेते हैं, तो मोस्टली टीचर्स ऐसे भी कहते हैं, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप लोग बाहर से जाके पीएचडी करें। तो ये होता है।
तो यहाँ पे जैसे मैं आया तो उसके बाद यहाँ पे क्लासेस मैंने देखे तो क्लासेस मेरे लिमिटेड हैं, मतलब कि 4 क्लासेस थे, तो मंडे टू थर्सडे मेरे क्लासेस चल रहे थे। और मॉर्निंग टाइम में तो शुरू में मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मैं इंटरव्यूज दे रहा था जब तक कोई जॉब लगे। तो 3 मंथ्स तो मैं ऐसे ही बैठा था, क्योंकि टर्किश तो आ नहीं रही थी मुझे, तो मुझे पता भी नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था कि वहां पे जाके टर्किश सीखनी पड़ेगी या तो टर्किश अभी बोलनी कितनी पड़ेगी। सीखी तो आपने? मैं अभी कितनी सीखी अ, आपने टर्किश में? अभी मतलब कि बोल लेता हूँ, और जो भी है ना कम्युनिकेशन सारा कुछ वो कर लेता हूँ मैं। जी, मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ पे टोटल जो C1 लेवल से A1 A2 B1 B2 अप टू C1, तो मुझे A2 तक तो आती ही है। तो गुड। तो ये है कि फिर मैंने थोड़ा लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया। शुरू में 3 मंथ्स जो है ना वो मैंने कंटिन्यूअसली, पता भी नहीं था कि कौन से पोर्टल्स हैं, जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो बाकी जो यूनिवर्सिटी मेरे 2 वीक्स क्लासेस भी चल चुके थे, मैं बाद में पहुंचा था क्योंकि मेरा वीज़ा जो है वो थोड़ा डिले हो गया था, देर से लगा था। तो यूनिवर्सिटी मैंने तो क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर ली, तो वहीं पे सेम सब्जेक्ट्स, एडवांस रिसर्च मैथडोलॉजी, तो वो सारे पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो वो सब कुछ वही सेम। तो यहाँ पे ये है कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत ही इजी है। जैसे पाकिस्तान में होता है कि हमें एक क्वेश्चन मिला होता है, तो पूरी हमें कॉपी फिल करनी होती है, कुछ भी लिख दो भाई, कॉपी फिल कर दो। तो वहाँ पे ये था। यहाँ पे एग्जाम्स जो होता है वो बहुत ही आसान, मतलब 20 MCQs दे दिए टीचर ने, और चलो हो गए, एग्जाम हो गया। या फिर कोई प्रोजेक्ट दे दिया तो ये आपका एग्जाम में काउंट कर लेंगे। या फिर क्वेश्चंस भेज दिए घर पे आपको सॉल्व करके और भेज दें, वो जस्ट आपके कॉन्सेप्ट देखेगा, आपके आइडियाज देखेगा कि क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतनी स्टडी मुश्किल है। बाकी हाँ, आगे फिर जो है कोर्स वर्क के बाद क्वालिफिकेशन एग्जाम होता है, रिटन में होता है, और फिर ओरल में होता है, वो आपको PhDs के लिए क्लियर करना पड़ता है, एंड देन आप थीसिस पे वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो वो थीसिस का यहाँ पे ऐसा है कि जो जैसे पाकिस्तान में HEC है, तो यहाँ पे योग है, योग याबांजी ओकुलारी लाइक ऐसे कुछ है। तो वो योग में आपकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और डिसर्टेशन के लिए सुपरवाइजर्स होते हैं वो। तो अभी तो मैं जो है ना वो कोर्स वर्क एंड क्वालिफिकेशन एग्जाम, जैसे कि मैं इस स्टेज पे हूँ कि वो क्लियर किए हैं। अभी थीसिस का तो मुझे थोड़ा, जो अब मेरे सीनियर कलीग्स हैं उनसे पूछा है, आइडिया है यहाँ पे। लेकिन अभी मोस्टली मॉर्निंग टाइम में जॉब कर रहा था, तो कोरोना की वजह से तो मेरे वो भी ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। जी, तो इस हिसाब से मैं ऑलमोस्ट फ्री ही हूँ। तो इस वजह से मैं ये सपोर्ट करना चाहता हूँ अपने सिंधी स्टूडेंट्स को, या पाकिस्तान से कोई भी स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर। तो वो लोग निकलें बाहर। और क्योंकि देखें, वंस दे विल बी क्रॉस द बॉर्डर, and they will be finding out the new cultures, new traditions, new like innovation and like other creative things. Everything will be the new, तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा उन लोगों के लिए। तो मैं अकेले ही करता हूँ ये सब कुछ। आई डोंट हैव एनी ग्रुप और लाइक टीम, बट आई विल मेक द टीम एंड द ग्रुप फॉर दिस। जी। एंड बड़ा यहाँ अच्छा। पे एक जी, कंपनी है, यहाँ पे कंपनी है, इट्स टर्किश कंपनी, वो टर्किश कंसल्टेंसी कंपनी है। तो वो नॉर्मली बाहर से जो बंदे मतलब के आते हैं, उनसे वो $2000 अपनी फीस चार्ज करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो ऐसे ही एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे, इट डजेंट मैटर। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी में भी अप्लाई करें, दे विल गिविंग यू 100% द ऑफर लेटर एंड एक्सेप्टेंस लेटर, डजेंट मैटर फॉर दोज। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे ही है, जैसे कि भाई पाकिस्तान में जैसे होता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि मतलब एजेंट्स हैं, तो एजेंट्स को आपने $2000 दे दिए तो वो आपके एडमिशन पक्की करवा देगा। तो यहाँ पे ये है कि वो जो एजेंट है वो नॉर्मली तो $2000 $3000 ऐसे ही रेट चलते हैं। बाकी वो मुझसे लेता है $500, मतलब कि एडमिशन करवाने का, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जी, तो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और पैसे भी वो मुझसे बाद में लेता है, मतलब कि कहता है पहले कि एडमिशन हो जाए कंफर्म, वो QR कोड लगा हुआ होता है, तो स्टूडेंट वो ट्रैक कर सकता है, QR कोड ट्रैक कर सकता है इजीली से, या बार कोड उनका होता है एक्सेप्टेंस लेटर पे, तो वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद वो लीगल होता है, और कॉन्सुलेट को दिखाते हैं, वो कंफर्म करवाती है यूनिवर्सिटी से। तो फिर वो जो है बंदा वो पे करता है उस एजेंट को,
मतलब कि ये है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी ज्यादा 100 या $200 मतलब उनकी एप्लीकेशन फीस होती है, अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आसानी से कोई सही है। भी इजीली तो अप्लाई कर आपने सकता है। बताया कि जिस तरह आप तो इंडिविजुअल करते हैं, तो क्योंकि पिछले भी प्रोग्राम्स में हम जब बात कर रहे थे तो वो यही हमारे दोस्त शेयर कर रहे थे कि मोस्टली एजेंट्स के फिर अपने इश्यूज होते हैं, जैसे इवन पाकिस्तान में कराची में इस्लामाबाद में भी इस तरह बिल्कुल। के एजेंट्स होते हैं, लेकिन फिर कभी पता चलता है कि वो पैसे सही जगह एडमिशन नहीं हुई, कुछ रिक्वायरमेंट्स रह गई हैं, मसाइल होते हैं। तो इसलिए सब लोग यही चाहते हैं कि एजेंट्स के थ्रू जाने के बजाय खुद करें और आप जैसे बिल्कुल। स्टूडेंट से जो है ना वो हेल्प आउट करें, ताकि वो जो है वो मोटिवेशन के साथ करते हैं। तो शाहिद, आप का क्या मैसेज होगा हमारे यूथ के लिए, हमारे पाकिस्तान से जितने स्टूडेंट्स जो है वो अपनी हायर स्टडीज को परसू करना चाहते हैं, आप क्या उनको मैसेज देंगे कि वो बाहर आके यूरोप में, दुनिया के ममालिक में अपनी एजुकेशन को सेल्फ फाइनेंसिंग पे क्यों परसू करें? जी, मैं जो मैसेज देना चाहूँगा, बड़े छोटे छोटे मैसेजेस हैं कि आप डिले ना करें, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा डिले करेंगे तो वो आपके लिए जो है ना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आई केम हेयर आफ्टर 35 ईयर्स, तो अगर आप 26 से कम हैं, तो जैसे अली रज़ा ने कहा, काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ जो है ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यूरोप में भी तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इफ़ यू आर यंगर और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो फिर भी आप जो है ना जल्दी डिसाइड करें, क्योंकि हर साल जो है ना ये मुश्किल हो जाएगा फाइनेंशियली। सेकेंडली, मैं ये कहूँगा कि आइडियलाइज ना करें किसी को इतना ज्यादा कि रजा बैठा हुआ है तुर्की में, शायद बेल्जियम में, सना मलेशिया में, ये वी आर जस्ट लाइक यू। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई बड़े तोप खान हैं, तो दिस इज नॉट रियली ट्रू। बस व्हाट मेड द डिफरेंस कि हमने फैसला किया और हमने उस पर वर्कआउट किया, एंड वी आर हियर। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अमंग यू एंड अस। और दूसरा ये कि मैं सिर्फ ना तो प्रोफेसर बट एम्प्लॉयर्स जैसे हैं, और ख़ास तौर पे मैं जो है ना सिंध के कॉन्टेक्स्ट को भी देख रहा हूँ, और इवन जो कॉन्टेक्स्ट जो जैसे पब्लिक वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में हैं और इदारे हैं, उनको एम्प्लॉयर्स को कहूँगा कि वो इनकरेज करें अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टूडेंट्स को, कि आप जाएं और हम आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। और मैं तीसरा जरूर देना चाहूँगा मैसेज के डोंट गो टू एजेंट्स, इट्स बेटर टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। क्योंकि अगर पाकिस्तान में सबसे अच्छे जो एजेंट बैठे हुए, एचआर कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपको सारी चीजें खुद कराएंगे। कहेंगे आप जाएं हैक से जो है ना अपनी डिग्री अटेस्ट करा के आएं, आपने करा दी। आपको कहेंगे एम्बेसी से अपनी डिग्री अटेस्ट करा के आएं, आपने कर दी। आपको कहेंगे एसओपी लिखें, आपने लिख ली। आपको कहेंगे रिकमेंडेशन लेटर लेके आए, आपने कर लिए। आप सारा काम आपसे कराएंगे आपके पैसे लेके। तो इट्स बेटर कि आप जो है ना खुद जो है ना इसको इनिशिएट करें। तो ये चीजें हैं, और यही मैसेज है कि आप डिसाइड करें और एक्सप्लोर एक्सप्लोर द कल्चर, द एजुकेशन एंड एवरीथिंग। जी जी। सना, आप जो है वो क्या मैसेज देंगी हमारे यूथ को, स्पेशली आप गर्ल्स को क्या यूथ देंगी, पाकिस्तानी गर्ल्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ये चीज़ कहना चाहूँगी, सिर्फ यूथ को और या हर चीज़ को, हर किसी को एक पूरे उसके नज़रिए से, कि हमारी ज़िंदगियों में अप्रिसिएशन और इंकरेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने हमें रिकग्नाइज किया और आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो क्या शायद हमारी जो है वो एनर्जी जो है 100 से 200% बूस्ट हो गई है। इसी तरह अगर हम इस मकाम तक पहुंचे हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है सोसाइटी में कि हम औरों को इनकरेज करें। एटलीस्ट किसी का काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम उनको हौसला अफजाई करके उनको इनकरेज कर सकते हैं, ताकि वो बूस्ट हो जाएं और अपने डिसीजंस ले सकें। सब दूसरी यही बात कि अब फैमिली की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है, फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली से डिस्कस करें, और अगर आप ठीक हैं तो स्टैंड लें हर चीज़ के ऊपर, और आप जो जहाँ तक पहुँच चुके हैं वो एक दूसरे को जो है इनकरेज करें, मोटिवेट करें, क्योंकि इससे बड़ी दुआ कोई नहीं है। और इसी तरह जो है वो हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो औरतों की 51% है, और अगर हम हमारी औरतें पढ़ी लिखी होंगी, हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी, तो हमारे लिए
SDGs को जो है वो गोल्स को वो अकम्प्लिश करना बहुत आसान हो जाएगा। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, जिसमें दो गोल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी, और दूसरी बात एजुकेशन। तो अगर आप 51% औरतों को एजुकेशन देंगे तो जेंडर इक्वालिटी तो खुद ही हो जाएगी। तो दूसरी बात यह है कि इक्वालिटी की तरफ नहीं, इक्विटी की तरफ जाएं। लड़कियों को जो है वो बराबरी का लेसन ना दें, उनको हिस्सेदारी का लेसन दें कि वो सोसाइटी में कैसे हिस्सेदार बन सकती हैं और कैसे कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो इसी तरह आप जैसे लोग अगर हम लोगों को अप्रोच करके और हमें एक फोकल पॉइंट बना के लोगों को जो है वो आप कहते हैं कि हम प्रीच करें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर हमारी मदद से कोई एक बच्चा भी जो है अच्छी तालीम हासिल कर सकता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमारे इल्म में इजाफा होता है। जब भी आप कोई चीज़ शेयर करते हैं तो वो कम नहीं होती, वो हमेशा जो है वो बढ़ती है, वो मल्टीप्लाई होती है। तो शेयर करना सीखें, अच्छी बात करना सीखें। अगर आप बुरी बात नहीं कर सकते तो मत करें। और एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगी सोशल मीडिया के लिहाज से, क्योंकि हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत सेचुरेट हो चुकी है, तो वाइजली इसको चूज करें। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। तो खुदारा अगर आप किसी को अच्छी सलाह नहीं दे सकते तो आप उसको डिस्करेज भी ना करें। कोई बुरा कमेंट करके किसी को आप किसी की दिलजोई ना करें, क्योंकि उस बुरे कमेंट से जो है वो किसी का पूरा दिन खराब हो सकता है। तो ये सबका जारिया है, ये करें और अपने इल्म में भी इजाफा करें। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस सेशन विद अस। जी थैंक यू। अली रजा, आपका क्या मैसेज है हमारे यूथ के लिए? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि वो लोग निकलें, बाहर निकलें दूसरे कंट्रीज़ में। डजेंट मैटर के दे ओनली कम इन टर्की। चाइना की भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, वो तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं। आप चाइना में अप्लाई करें या दूसरे कंट्रीज़ में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर कर रहे हैं। टर्की के अंदर एक टर्की बर्सलरी स्कॉलरशिप्स आती हैं जो कि फुली फंडेड होती है। जनवरी में वो अनाउंस करते हैं और फरवरी 20 तक जो है ना वो उसकी लास्ट डेट होती है। आप उनमें अप्लाई करें। और अगर आप PhD हैं या रिसर्चर्स हैं तो टूबीटेक के टर्की के अंदर प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो टूबीटेक की वेबसाइट पे जाके उनको देखें, प्रपोजल्स शेयर करें, प्रोफेसर से लिंक करें और उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करें थोड़ा। तो वो जो है वो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी एक्सेस हो जाएगी, मिल जाएंगी। और उसके अलावा यू नीड टू बी यहाँ पे आके भी यू नीड टू बी वर्क हार्ड। कि ऐसा नहीं है कि एडमिशन हो गई बस अब जो है ना वो यहाँ से बस पढ़ के और फिर वापस जाना है या ये क्या। यू हैव टू बी कीप वर्किंग, हार्ड वर्किंग। एंड यहाँ पे टर्की के, अगर आप इनकेस टर्की आ रहे हैं तो टर्की के बाद भी यहाँ पे यूरोप के, जैसे सपोज करें कि पाकिस्तान के अंदर तो एम्बेसीज इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे माल्टा की एम्बेसी नहीं है या दूसरी कोई ऐसे कंट्रीज हैं यूरोप के जो कि पाकिस्तान में एम्बेसीज अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे टर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर तो तकरीबन सारी एम्बेसीज अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा ऑप्शंस निकल आते हैं बाहर ना। तो आप यहाँ पे जस्ट सपोज करें PhD में आ रहे हैं तो इनके साथ कोर्स वर्क कंप्लीट करें और आपको यहाँ पे अर्न नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टर्किश लीरा थोड़ा डाउन है। तो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत डाउन है यूरोप के मुकाबले में। तो और अब तो कोरोना की वजह से तो और भी ज़्यादा डाउन हो गया है। तो ये है कि आप यहाँ पे कोर्स वर्क कंप्लीट करें और फिर यूरोप का कोई चांस लेके निकल जाएं, फिर वहाँ पे जाके अर्न करें। ये वो तो चलो यूरोज में अर्निंग होगी तो फिर आप इजीली से अपनी फीस भी पेड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हैं कि आप न्यू ट्रेडिशंस देखें, न्यू कल्चर देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टर्की इज़ फुल ऑफ टूरिस्ट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो यू कैन एंजॉय एवरी एरिया। आप कहीं किसी भी एरिया में चले जाएं तो यू विल एंजॉय डेफिनेटली वैलीज, माउंटेन, सी, सब कुछ, नेचर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अली अली रज़ा, शाहिद, सना, मोहसन, आप तीनों साथियों ने हमारे यूथ को बहुत ही मोटिवेट किया है। मैं तो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी आए हुए हैं, क्वेश्चंस भी, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे यंग लीडर्स हैं और इन्हें हम पे प्राउड है। तो सारे लोग आप लोगों की मेहनत पे और आपने जो बोल्ड स्टेप्स उठाए और अपनी हायर एजुकेशन को परसू किया है तो आपको इनकरेज कर रहे हैं। तो बस इसी मैसेज के साथ कि हमारे यूथ जो है वो पूरी दुनिया में अपनी हायर स्टडीज को परसू करने के लिए जिस किस्म की अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं, शाहिद ने कहा, जिस तरह अली रजा ने भी कहा, सना ने भी कहा, उसकी तरफ जाएं और वेट ना करें, इंतजार ना करें। अगर उन्हें चाइनीज स्कॉलरशिप मिल सकती है तो वहां पे चले जाएं। अगर उनको यूरोप में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है वहां पे जाएं। नहीं जा सकते तो वो सेल्फ फाइनेंसिंग पे जो है वो अपनी
एजुकेशन को परसू कर सकते हैं, जैसे आप तीनों साथी कर रहे हैं, बल्कि मोस्टली बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और वो आपने ये भी बताया कि वर्क आवर्स के थ्रू या पार्शियल स्कॉलरशिप्स के थ्रू भी स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ पहले साल में अपनी फीस के थ्रू जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो अपना बर्डन खुद उठाने के जो है ना वो काबिल जो है ना वो हो जाते हैं। तो आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया कि आपकी जो मालूमात है वो यूथ को मोटिवेट करने और उनको फर्दर स्टडीज में जो है मदद करेगी। इंशाल्लाह किसी और मौके पे आप साथियों के साथ जो है ना दोबारा बात करेंगे। आप तमाम साथियों का इस छोटे से वेबिनार में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।